हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स, क्या हाल है आप लोगों का। हम उम्मीद करेंगे आप लोगों का हाल बहुत बढ़िया है। मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का योद्धा बैच कक्षा 12 का गणित, है ना भाई। तो आज से हम लोग अपने पहले चैप्टर का शुरुआत करेंगे, वो भी एकदम शुरू से, ठीक है ना। इसके पिछले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है ना, वो सारी चीजें मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया, ताकि चैप्टर को समझने में, चैप्टर का जो भी बेसिक चीजें होगा उसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना उठाना पड़े, है ना मेरे शेर। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, एकदम शुरू से, एकदम जीरो लेवल से। मैंने आप लोगों को बताया भी था ना कि अगर आप लोग कक्षा 11 का गणित नहीं पढ़े हो तो भी मैं आपको यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आज हम संबंध के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको एकदम फील कराऊंगा कि संबंध क्या होता है, ठीक है ना, किसे संबंध कहोगे। हम अपनी भी भाषा में और गणित के भी भाषा में आपको समझाएंगे, आपके दिल दिमागों में उतारेंगे, है ना जी। उससे पहले हम लोगों को एक ऊर्जा देने वाला लाइन यहाँ पर मैंने लिखा है, ध्यान से देखना भाई, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से कि मतलब इसका लाइन का मतलब क्या हुआ कि भाई अपनी हालातों से जो लड़ना सीख गया वो अपना मंजिल को पाना और जीतना सीख गया, है ना भाई। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप लोग वही शेर हो जो लड़ना जानते हो, हारना नहीं जानते हो, है ना जी। बिल्कुल आप लोग वो लोग हो जो परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते हो, परिस्थितियों को खुद के सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, सारी बातों को एक तरफ, पढ़ाई को एक तरफ, है ना जी। बिल्कुल। तो मेरे भाई मैंने कहा संबंध से हम लोग शुरू करेंगे, संबंध क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन मेरे भाई संबंध को अगर आपको अच्छे से जानना है तो कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है ना। जैसे जैसे क्या, जैसे आपको क्रमित युग में क्या होना चाहिए भाई, अरे 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 कार्तीय गुणन, सॉरी कार्तीय गुणन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कार्टिएशन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम कार्तीय गुणन कहते हैं, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो आप संबंध को बहुत अच्छे से करीब से जान जाओगे। देखो भाई आम भाषा में संबंध क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन गणित की भाषा क्या होती है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर जो सवाल होते हैं, ठीक है ना, वो गणित के भाषा पर ही तो लगते हैं ना, आम भाषा से थोड़ी ना लगता है। आम भाषा केवल समझाने के लिए होता है। जैसे संबंध क्या होता है, तो रिश्ता, रिश्ता को ही हम क्या कहते हैं, संबंध ही तो कहते हैं ना। जैसे हमारा और आपका क्या रिश्ता है, तो भाई भाई का रिश्ता कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कह सकते हो, है ना। तो हम दोनों के बीच में क्या है, नाता है कि नहीं है। बिल्कुल, उस नाता को ही हम बोलते हैं संबंध, है ना जी। जैसे हम सबके बीच में कुछ ना कुछ नाता होता है, ऐसे ही हमारे संख्याओं या अवयव जो होते हैं उनके बीच में भी क्या होता है, नाता होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ये तो हमारे आम भाषा होगी। अवयव क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि समुच्चय में लिखे गए जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, है ना। तो मैं इसको एक बार इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं A to Z अच्छे से समझा सकूं। हाँ भाई बिल्कुल। चलिए मैंने क्या कहा कि भाई भाई क्या
कार्तीय गुणन क्या है? क्या आपको कार्तीय गुणन पता है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए, अगर नहीं तो भी कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम जान सकें कि भाई कार्तीय गुणन आपको पता है या नहीं है। नहीं पता है तो अच्छी बात है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, और पता है तो भी अच्छी बात है ना। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस टेंशन ना लो। आपका ये भैया ना बिल्कुल आपको टेंशन तो नहीं लेने देगा, है ना। चलिए, कार्तीय गुणन को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको क्रमित युग में अच्छे से समझ में आना चाहिए। जी, क्रमित युग में घबराओ नहीं, मैं आपको बहुत मक्खन की तरीके से धीरे धीरे घोल कर पिलाऊंगा, आपको गणित कक्षा 12 का कठिन नहीं लगने दूंगा। ध्यान सुन लो, क्रमित युग में क्या होता है? अगर आपने क्रमित युग में जान लिया तो कार्तीय गुणन भी एकदम अच्छे से जान जाओगे। ध्यान से सुनना भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मान लो हमारे समुच्चय में कोई दो अवयव है, ये ऐसे लिख लिया भाई, ये हमने एक समुच्चय लिया, ठीक है। इस समुच्चय में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस समुच्चय में हमें दो अवयव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना जी, बिल्कुल। आप अच्छी तरीके से जानते हो, अगर आपने मेरा बेसिक क्लास को देखा होगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हम समुच्चय में अवयवों के क्रम को हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। मैंने ये बताया था बेसिक क्लास में, मैंने कहा था भाई देख लो, सुन लो, ये आगे काम आएगा। तो ये अगर आपने नहीं जाने हो, नहीं देखो तो उसको देख लीजिए, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि भाई समुच्चय में अवयवों के जगह को हम बदल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए का जगह फिक्स कर दो, ए पहले जगह पे है तो इसको पहले ही जगह पे फिक्स कर दो, और बी दूसरे जगह पे है तो इसे दूसरे ही जगह पे फिक्स कर दो, ठीक है ना भाई। मतलब हम ए और बी के जगह को हम ना चेंज कर पाए, तो वो क्या कहलाता है? क्रमित युग में कहलाता है। और क्रमित युग में को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जब हम अवयवों को छोटे कोष्टक में लिखते हैं तो अवयव का जो जगह होता है वो फिक्स हो जाता है, अब आप उसे नहीं बदल सकते। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा कि यहाँ आपको जो समुच्चय दिखाई दे रहा है, समुच्चय का नियम होता है कि भाई अवयव को आप दो बार नहीं लिख सकते, लेकिन अवयव का क्रम बदल सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा, लेकिन नहीं कुछ नहीं, लेकिन मैंने कहा कि अगर भाई इनका जगह मैं फिक्स कर दूं, ए को ए की जगह पर रख दूं, बी को बी की ही जगह पर रख दूं, ठीक है, तो जो चीज बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म में कहते हैं। और क्रमित युग्मों को हम लोग ए कामा बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम ऑर्डर्ड, ठीक है ना भाई, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपका रहा क्रमित युग में। देखो ये इस समुच्चय में और इस समुच्चय में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम ही है, मतलब इसको आप अलग नहीं कह सकते। लेकिन अब आप ये कहो ए कामा बी और बी कामा ए, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। क्यों भाई? यहाँ ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, इनका जगह फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर आप इसे ना बराबर कह सकते हो, इन दोनों समुच्चय को आप बराबर कह सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है और ना ही होना चाहिए, है ना। लेकिन आप किन्हीं दो क्रमित युग्मों को अगर इस रूप में है तो आप बराबर नहीं कह सकते। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, बहुत बढ़िया है। कमेंट में आप लोग फटाफट बताते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको समझाऊंगा, है ना मेरे शेर। हाँ चलिए जी, ठीक है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो अब आगे चले। हाँ, ये आपका रहा क्रमित युग में देखो, ठीक है ना भाई, इसे हम पहला देखो, जो हमने जिस अवयव को पहले जगह पे फिक्स किया है इसे हम बोलते हैं प्रथम घटक।
पहले जगह पे जो फिक्स हो जाता है उसे हम बोलते हैं प्रथम घटक, और जो दूसरे जगह पे फिक्स होता है उसे हम बोलते हैं द्वितीय घटक। क्या ये सारी बातें आप सभी को याद होगा? द्वितीय घटक है। क्या कहा मैंने? कर्मित युग में कहे जो पहले स्थान पे फिक्स हो गया उसे प्रथम घटक, जो दूसरे जगह पे फिक्स हो गया वो द्वितीय घटक होगा। ठीक है। तो कर्मित युग में आपका फिक्स हो गया, फाइनल हो गया, खत्म हो गया। अब बात करते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन को हम लोग a क्रॉस b से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? a क्रॉस b से। कर्मित युग में समझ गया तो कार्तीय गुणन समझ जाओगे। जैसे ही आपने कार्तीय गुणन समझा वैसे ही आप संबंध को एकदम अच्छे से समझ जाओगे, वो मेरा वादा है। चलो ठीक है, मान लो हमारे पास एक समुच्चय है a कामा b ऐसे, और जो दूसरा समुच्चय है वह 1 कामा 2 है। क्लियर है भाई? जी बिल्कुल। ये इस तरीके से हमारे पास दो समुच्चय है या नहीं है? जी बिल्कुल भैया है ना। अब हमें कह दिया कि भाई ये दोनों जो समुच्चय है इसका कार्तीय गुणन क्या होगा वो बता देना। तो चलो भाई बताएंगे। तो उससे पहले मैंने क्या कहा? कार्तीय गुणन को हमेशा क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। मतलब इस रूप को ही हम कार्तीय गुणन कहते हैं। कैसे क्या करना ध्यान से देखो। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए में समुच्चय बी का गुणा करना है। कैसे करना होता है इस चीज को आप समझो, ध्यान से देखना। ऐसे देखो ए का मतलब मैं जो भी बता रहा हूं ना, बस आराम आराम से आप लोग समझ जाओ। ठीक है ना भाई? एकदम आराम आराम से आप समझो। देखो जी, यहां पर समुच्चय ए आगे है और समुच्चय बी पीछे है। पाछू है ना भाई? हाँ बिल्कुल, सॉरी भाई पीछे। तो हाँ, बी का अवयव भी पीछे होना चाहिए और ए का अवयव आगे होना चाहिए। जैसे समुच्चय यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही इनके गुणे को भी यहाँ पर आपको लिखना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक जाएगा एक्स ए से गुणा करेगा, फिर बी जाएगा गुणा करेगा। एक्चुअल में इनमें गुणा नहीं होता है। कैसे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ए का अवयव आगे, बी का अवयव पीछे। एक पहले, सबसे पहले किसके पास जाएगा? ए के पास, तो होगा एक ए कामा एक है। फिर एक जो है वो किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा, तो आप लिखोगे बी कामा एक हो गया। क्लियर है? इस तरीके से ही हम लोग क्या करते हैं? कार्टिएशन यानी कार्तीय गुणन करते हैं। ये हो गया। अब दो भी जाएगा ए के पास, जैसे गुणा आप करते हो नॉर्मल ना, वैसे ही होता है यहाँ पर भी। दो किसके पास जाएगा? ए के पास, तो ए कामा दो। दो वैसे अब किसके पास जाएगा? बी के पास, तो बी कामा दो हो गया। इस तरीके से हमने इन दोनों समुच्चय का क्या किया? कार्तीय गुणन किया। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि भाई जो समुच्चय आगे है उसके अवयव भी आगे होने चाहिए, है कि नहीं है? जो समुच्चय पीछे है उस समुच्चय के अवयव भी पीछे होना चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल। जब हम किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं तो उसके जो अवयव प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रमित युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रमित युग्म कहलाते हैं। देखो ये क्रमित युग्म है कि नहीं है? है भैया, ये भी क्रमित युग्म, ये भी क्रमित युग्म, ये भी क्रमित युग्म। क्लियर है ना? तो आपने क्या सुना कि जब हम किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करेंगे, ठीक है ना, कार्टिएशन प्रोडक्ट करेंगे, तो उससे क्या मिलेगा? क्रमित युग्म मिलेंगे। हाँ, और मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक जितने भी क्रमित युग्म आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्रमित युग्मों का जो पहले स्थान पे अवयव हैं उनको आप क्या बोलोगे? प्रथम घटक कहोगे। और जो दूसरे स्थान पे सारे अवयव हैं उन्हें आप क्या कहोगे? द्वितीय घटक कहोगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप यहाँ पर मैं नोट भी लिख देता हूं, नोट्स बनाते हुए भी चलना है कि क्रमित युग्म
में पहले स्थान पर स्थित अवयव प्रथम घटक कहलाता है। प्रथम घटक कहलाता है। पहला नोट पॉइंट हो गया। ऐसे ही दूसरा नोट पॉइंट लिखना है कि क्रमित युग में दूसरे स्थान पर स्थित अवयव, क्रमित युग में दूसरे स्थान पर स्थित अवयव द्वितीय घटक कहलाता है। द्वितीय घटक कहलाता है। क्लियर है यहां तक भाई? चलिए ठीक है। कुछ आगे और भी नोट पॉइंट है, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लेना भाई। हाँ भाई, मैं इरेज कर रहा हूं इसको थोड़ा सा। हाँ, अब अभी और भी है। आगे लिखेंगे कि तीसरा नोट पॉइंट, प्रथम घटक के सभी अवयव पहले समुच्चय के अवयव होते हैं। पहले समुच्चय के अवयव होते हैं, है ना भाई? इसे आप पहला समुच्चय कह सकते हो, इसे दूसरा समुच्चय कह सकते हो ना। तो भाई मैंने क्या कहा कि भाई जो समुच्चय पहले रहेगा उसका अवयव पहले रहेंगे, जो समुच्चय बाद में रहेगा उसके अवयव बाद में रहेंगे। तो वो ना वही बात कि भाई पहले घटक के जितने भी अवयव हैं वे सारे के सारे अवयव किसके होंगे? पहले समुच्चय के होंगे। और चौथे नोट पॉइंट में लिखेंगे कि द्वितीय घटक के सभी अवयव द्वितीय समुच्चय के अवयव होते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ यहां तक? चलिए जी, बहुत बढ़िया है। फिर आगे हम लोग चले। आगे बहुत कुछ चलना है, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ तक देख लो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। पांचवा ये हुआ, हाँ, प्रथम घटक के सभी अवयवों को प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्रांत कहते हैं। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? जी बिल्कुल। उसके बाद छठवां, द्वितीय घटक के सभी अवयवों को परिसर कहते हैं। परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? रेंज। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। आप लोग ना, वही मैं बोला हूं कि पहले घटक में जितने भी अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं वो पहले समुच्चय के अवयव तो है ही, साथ में इन्हें हम प्रांत कहते हैं। और जो दूसरे घटक के अवयव हैं ये दूसरे समुच्चय के अवयव तो है ही, साथ में ये परिसर भी कहलाते
हैं। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है ना भाई? चलिए जी, बिल्कुल बढ़िया है। तो ये आपका रहा कर्मित युग में ये सब कुछ तो हो गया। कोई डाउट है भाई? कोई दिक्कत है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी एक रह गया ना सह प्रांत, उसको मैं अभी जस्ट ग्राफ के द्वारा जब मैं संबंध को क्लियर करके बताऊंगा ना, तब मैं वहां आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से जितना भी सारा इंपॉर्टेंट नोट्स है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चला हूं। बिटा दो भाई, देखिए। चलिए ठीक है। अब मैं आ जाता हूं संबंध पर। कोई चीज छोड़ना नहीं है, एक एक चीजों को बारीकी से समझना है मेरे लाल। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हाँ, देखो जी, बात करेंगे अब संबंध की। पहले हम गणितीय संबंध को नहीं जाने, गणितीय भाषा में संबंध क्या होता है इसको अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग आम भाषा में समझ लेते हैं। देखो भाई, संबंध बनाने के लिए, संबंध किससे बनता है? तो दो समुच्चयों के बीच में बनता है। क्या? दो समुच्चयों के बीच में ही क्या बनता है? संबंध बनता है। संबंध बनाने के लिए समुच्चय को हम लोग अंडाकार आकृति बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? अंडाकार आकृति। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। संबंध को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं भाई? रिलेशन। संबंध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन, और संबंध को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई दो समुच्चय है, ठीक है ना, ए और बी। इसमें अवयव है ए बी सी डी, मान लो अवयव है। यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ अवयव हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब एक एक चीजों को यहां ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, 1 मिनट के लिए। हाँ बिल्कुल। अब देखो भाई, संबंध क्या है होगा, मैं एक एक चीजों को एकदम अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। देखो मेरे भाई, मेरे लाल, आप मुझे बताओ कि मान लो मैं हूं, मैं कितने लोगों से रिश्ता जोड़ सकता हूं? कितने लोगों से? तो मैं 1 से भी रिश्ता जोड़ सकता हूं, 2 से भी जोड़ सकता हूं, 3 से भी जोड़ सकता हूं, 4 से भी जोड़ सकता हूं, या बहुत सारे लोगों से मैं रिश्ता जोड़ सकता हूं कि नहीं सकता हूं? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक लड़के को पढ़ाऊं तो मेरा रिश्ता केवल एक लड़के से है। अगर मैं 2 लड़कों को पढ़ाऊं तो मेरा रिश्ता 2 लड़कों से हो गया। अगर मैं 3 लड़कों को पढ़ाऊं तो मेरा रिश्ता 3 लड़कों से हो गया। तो मैं केवल एक ही लड़के को थोड़ी ना पढ़ा सकता, मैं तो बहुत सारे लड़कों को पढ़ा सकता हूं कि नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता ना। तो मैं बहुत सारे लड़कों को जब मैं पढ़ा सकता हूं तो मेरा रिश्ता बहुत सारे लोगों के साथ होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। ऐसे ही ए जो है वह 1 से भी जुड़ सकता है, 2 से भी जुड़ सकता है, मतलब ए जो है वह 1 से भी रिश्ता रख सकता है, 2 से भी रिश्ता रख सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी रिश्ता रख सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल भैया, भैया बिल्कुल। ऐसे बी भी है, बी भी 1 से भी रिश्ता रख सकता है, 2 से रख सकता है, 3 से रख सकता है, 4 से रख सकता है, 5 से रख सकता है। ऐसे ही सी भी है, सी भी इनमें से सबसे भी रख सकता है, नहीं भी रख सकता है। ये इनके ऑप्शन की बात है भाई, मेरे चॉइस की बात है कि भाई मैं कितने लोगों से रिश्ता नाता रखूं, कितने लोगों से रिश्ता नाता ना रखूं, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसे ही हमारे अवयव भी होते हैं, ठीक है ना। अवयव का चॉइस है, चाहे तो वह केवल इसी से बस रिश्ता रख सकता था, चाहे तो इससे भी 2 लोगों से, चाहे 3 लोगों से, या तो चाहे तो पूरे लोगों से रिश्ता रख सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बातों को आप आराम आराम से सुनो, समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल। यहां तक देखो ना मेरे भाई, मेरे लाल, क्या बात है।
अगर जुनून ऊर्जा का कम पड़ गया हो तो मैं आपको क्या मोटिवेशनल गाना सुना दूं क्या? ना ना, अभी नहीं सुनाएंगे, ठीक है। ऐसे सी भी है, ऐसे डी भी है। तो इस तरीके से जो लोग जुड़े हैं उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कहेंगे, संबंध। जी बिल्कुल। ऐसे ही मान लो बी 1 से जुड़ गया, 2 से भी जुड़ गया और किसी से नहीं जुड़ा, सी 3 से जुड़ गया, सी 5 से जुड़ गया, बहुत सारे जुड़े दिख रहे हैं, डी नहीं जुड़ा। ऐसा भी हो सकता है डी जुड़े या ना जुड़े कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, अब ध्यान से देखो, यहां मेरी बात को ध्यान सुन। जो संबंध, अब संबंध जो बना है ना उसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। हाँ जी, ध्यान सुनना। आर, संबंध को हम लोग किससे लिखते हैं? आर से। अब देखो ध्यान से, ए जो है वो किस किस से रिश्ता रखा है उसको लिखो। तो ए जो है वह 1 से रखा है, ए जो है 2 से भी रखा है, ए जो है वह 3 से भी रखा है, ए जो है वह 4 से भी रखा है, ए जो है 5 से भी रखा है। ऐसे ही हो गया। बी जो है वह 1 से भी रखा है, 2 से भी रखा है रिश्ता, और उसके बाद किसी से रखा क्या? नहीं। सी ऐसे है, सी जो है वह 3 से भी रखा है और सी जो है वो 5 से भी रखा है। तो इस प्रकार से जो संबंध मतलब जो अवयव जिससे जुड़ा है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बस यही चीजें हैं। मैंने कहा यहाँ पर जो अवयव जिससे जुड़ेगा उसको इस तरीके से लिखते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हो, अभी जस्ट मैंने बताया कि ये जो जितने भी सारे छोटे छोटे कोष्टक में अवयव लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्रमित युग्म में कहलाते हैं, है ना मेरे भाई? यही ना मैंने बताया। जी बिल्कुल। हाँ, अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, अब ध्यान से थोड़ा सुनना भाई, ध्यान से। ये संबंध हो गया, संबंध बहुत तरीके का हो गया यार, मैं क्या बोलूं। ए बी, इनके बीच में आर है। जस्ट समझो, एक एक एग्जांपल करो, मतलब जो भी है जस्ट आप समझने की कोशिश करो। ये हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ये भी आपका संबंध है भाई, ठीक है ना भाई? हाँ, इसके बीच में आर है, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी ले सकते हो, 4 5 6 ले सकते हो। ये ए हो गया, बी हो गया, 3 4 से कनेक्ट हो गया, 3 5 से कनेक्ट हो गया, 2 6 से कनेक्ट हो गया, 1 4 से कनेक्ट हो गया। मतलब कैसो किसी भी तरीके से लोग जुड़े हों उसे कोई मतलब नहीं बनता है, बस जुड़े होने चाहिए। ये ही हमारा क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। और संबंधों को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ का जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? ए 1 से, बी जो है 2 से, सी जो है वह 3 से जुड़ा है ना? फिर यहाँ का जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है भाई? 1 जो है 4 से जुड़ा है, फिर उसके बाद 2 जो है 6 से जुड़ा हुआ है, 3 जो है वह 4 से जुड़ा है और 3 जो है वह 5 से जुड़ा है। इस तरीके से ये हमारे संबंध बनते हैं और संबंधों को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। देख लो, यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, है ना? बिल्कुल। देखो जी, यहां तक तो हो गया संबंध, ये चीज होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको मैं आपको समझा दूं। क्या समझा दूं? ध्यान से देखना। देखो मेरे भाई, जो ए ना वो किससे जुड़ा है? 1 से। ए जो है वह किससे जुड़ा है? 1 से। बी जो है वो किससे जुड़ा है? 2 से। सी जो है वो किससे जुड़ा है? 3 से। तो इस प्रकार से अगर पहला समुच्चय, देखो ये पहला समुच्चय है ना, हाँ, इस समुच्चय के जो अवयव हैं वो अवयव अगर इस समुच्चय के अवयव से जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वह 1 से जुड़ा है तो हम कहेंगे ए का प्रतिबिंब 1 है। मतलब यहाँ पर जो ए जो है वह 1 से जुड़ा है ना, तो इससे आप कहोगे ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब 1 है, ठीक है ना? ऐसे यहाँ पर ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब 2 है। ऐसे यहां पर भी आप कह सकते हो ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब 3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब
पहले समुच्चय के जो जो अवयव इस समुच्चय से जुड़े हैं, इस मतलब ऐसा कनेक्शन, इधर का कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन है, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरीके का, जैसे एक जो है 4 से कनेक्ट है, एक किससे कनेक्ट है? 4 से कनेक्ट है, तो हम बोलेंगे एक का प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब 4 है। क्या है? 4 है। ये बात क्लियर हुआ। 2 किससे कनेक्ट है? 6 से, तो हम कहेंगे 2 का प्रतिबिंब 6 है। 2 का प्रतिबिंब कितना है? 6 है। इस तरीके से हम लिखेंगे, जानेंगे, एक एक चीजों को समझिए। चलो ठीक है। तो इस प्रकार से अगर जुड़ रहा है तो इसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। और लेकिन इस तरीके से जुड़ जाए, इस तरीके से तो हम उल्टा क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब। ऐसे को बोलते हैं प्रतिबिंब और उल्टे को क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब। जैसे अब हम ये कह सकते हैं कि ए का प्रतिबिंब 1 है, ए का प्रतिबिंब 1 है, तो इसे हम उल्टा में कैसे कहेंगे? कहेंगे ए का पूर्व प्रतिबिंब है। एक जो है ए का पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है। जी बिल्कुल, प्रतिबिंब है। क्लियर है भाई? ऐसे ही 2 ए का पूर्व प्रतिबिंब है, ऐसे ही 3 ए का पूर्व प्रतिबिंब है। ये बात क्लियर हुआ? ऐसे ही यहाँ पर 4 जो है वह 1 का पूर्व प्रतिबिंब है, ऐसे ही 6 जो है वह 2 का पूर्व प्रतिबिंब है। ये बात क्लियर हुआ आप सभी को? समझ में आया? बिल्कुल। हाँ, तो कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूं। अलार्म बंद हो जा भाई। तो देखो ध्यान से, ऐसे जुड़ा है तो इसे बोलेंगे प्रतिबिंब। मतलब देखो, ये प्रतिबिंब कहलाएगा, ये हिस्सा प्रतिबिंब कहलाएगा। ए 2 से जुड़ा है प्रतिबिंब, ए 3 से जुड़ा है प्रतिबिंब, ए 4 से जुड़ा है प्रतिबिंब, ए 5 से जुड़ा है प्रतिबिंब, ए बी 1 से जुड़ा है प्रतिबिंब है। अब कहेंगे एक बी से कनेक्ट है तो पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। ये बातें क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है? बोल लो भाई। नहीं है? चलो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। हाँ ले लो भाई, ले लो। अब थोड़ा सा मैं आगे चलूं, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब मैं आपको प्रांत, परिसर और क्या बताऊं, और सह प्रांत, इन तीनों चीजों को हम लोग ग्राफ के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं। देखो प्रांत इसमें किसे कहोगे? प्रांत जिसे हम डोमेन कहते हैं, इसके हिसाब से समझ लो थोड़ा सा। उसके हिसाब से ये वो भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, वो भी वही चीज है, वही चीजें भी है। ठीक है, ध्यान सुनो। प्रांत क्या होता है? पहले समुच्चय में जिन जिन अवयवों का प्रतिबिंब है, जिन जिन अवयवों का प्रतिबिंब है, उसे हम बोलते हैं प्रांत। अब ऐसे ग्राफ के द्वारा समझो, मैं जो समझा रहा हूं। पहले समुच्चय में, बस पहले समुच्चय देखना प्रांत में, पहले समुच्चय में जिन जिन अवयवों का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब कनेक्शन है, वही अवयव क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। इस बात को लिख लेते हैं, लिखेंगे पहले समुच्चय में जिन जिन अवयवों का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मौजूद है, उन सभी अवयवों को प्रांत कहते हैं। चलिए ठीक है। जैसे यहां पर देखो, ए जो है 1 से कनेक्ट है, बी जो है
2 से कनेक्ट है, सी जो है 3 से कनेक्ट है, 5 से भी कनेक्ट है, लेकिन जो है डी नहीं कनेक्ट है, तो प्रांत क्या हो जाएगा, जैसे में आप यहां देख सकते हो, जैसे में, तो आप यहां कहोगे प्रांत, प्रांत कौन है भाई, तो प्रांत ए है, बी है, सी है, इसके अलावा कोई प्रांत नहीं है, क्योंकि केवल ए बी सी ही कनेक्ट हैं और डी कनेक्ट नहीं है, तो ये आपका प्रांत हो गया। अगला होता है परिसर। परिसर लिखेंगे जिसे हम रेंज कहते हैं। हाँ, इस रेंज में क्या होता है, दूसरे समुच्चय, यहां समझो, यहां ज्यादा गुत्थी हो गया है, दूसरे यहां समझो, यहां समझो, यहां समझ सकते हो, वहां ज्यादा गाजो माजो हो गया ना। दूसरे समुच्चय के, ध्यान सुना, दूसरे समुच्चय के जिन जिन अवयवों का पूर्व कनेक्शन है, मतलब 3 का पूर्व कनेक्शन है कि नहीं है, 2 का पूर्व कनेक्शन है, हाँ है, 1 का पूर्व कनेक्शन है कि नहीं है, ठीक है ना भाई। तो जिन जिन दूसरे समुच्चय के जिन जिन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब है प्रांत में, ठीक है, उन अवयवों को परिसर कहते हैं। यहां पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। लिखेंगे दूसरे समुच्चय के जिन जिन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, उन अवयवों को परिसर कहते हैं। जैसे यहां पर देखो ध्यान से, 1 का पूर्व कनेक्शन है, हाँ, 2 का पूर्व कनेक्शन है, हाँ, 3 का पूर्व कनेक्शन है, हाँ, मान लो यहां पर 4 भी रहता, ठीक है ना, और ये किसी से कनेक्ट नहीं है, तो 4 का पूर्व कनेक्शन है, नहीं है। प्रांत में पहले समुच्चय को देखना होता है और परिसर में दूसरे समुच्चय को देखना होता है। तो यहाँ 4 का पूर्व कनेक्शन है, नहीं है, तो जब नहीं है तो आप रेंज में क्या बताओगे, केवल व केवल 1 2 3 बताओगे, जैसे 1 2 3, ये आपका क्या हुआ, रेंज हो गया। क्लियर है यहां तक। तो ये प्रांत हो गया और ये परिसर हो गया। कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है ना भाई, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे मैं चलूं। बिल्कुल, कोई डाउट होगा पूछ लेना भाई, मैं हर एक चीज आपको क्लियर करूंगा। अब बात आया सह प्रांत का। सह प्रांत क्या होता है भाई, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। सह प्रांत है कोडोमेन। सह प्रांत क्या होता है भाई, समुच्चय बी के सारे अवयव सह प्रांत कहलाते हैं, चाहे कनेक्ट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस जितने भी अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे सह प्रांत हैं। आप ये कह सकते हो दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों को सह प्रांत कहते हैं। दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों को क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। जैसे आप ये लिख सकते हो, सह प्रांत बराबर यहां पर 1 2 3 4, अगर इसी को लिखना है तो 1 2 3 4, ऐसे ये पूरा का पूरा क्या हुआ, सह प्रांत हो गया। कोई दिक्कत है भाई, चलो ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर आपको कहीं, मैंने क्या कहा था, संबंध किन्हीं 2 समुच्चयों के बीच बनता है ना भाई, ए और बी 2 समुच्चय, लेकिन कहीं आपको ऐसा लिख दिया कि ए पर संबंध है, ए पर संबंध या बी पर संबंध है, ठीक है।
ये चीज हो गया। तो ए पर संबंध का मतलब ये हुआ कि जो संबंध बन रहा है वह ए से ए पर ही बनेगा, मतलब दोनों ही समुच्चय सेम रहेंगे, मतलब ए भी ए रहेगा। इस समुच्चय में जो अवयव रहेगा वही समुच्चय इस अवयव में भी रहेगा। अगर बी पर संबंध का मतलब है कि संबंध जो है वो बी से बी में होगा, ठीक है ना भाई। जब भी ए पर संबंध, बी पर संबंध, सी पर संबंध आए, आर पर संबंध आए, तो इसका मतलब यही हुआ कि सेम समुच्चय से क्या बनाया गया, संबंध बनाया गया है। कोई डाउट है भाई? कोई डाउट है? नहीं ना। तो संबंध एक्चुअल में ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट नहीं रह गया ना? चलिए जी ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देख लो यहां तक, देख लेना सब। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये पूरा यहां तक हो गया। अब संबंध क्या होता है, ध्यान से देखना। आर सबसेट होता है ए कार्टेशियन बी का संबंध। ये गणितीय भाषा है, ये क्या है, गणितीय भाषा है कि जो संबंध होता है वह हमेशा कार्तीय गुणन के बराबर या छोटा होता है। क्या आपने समझा कि जो संबंध, यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से यह स्पष्ट हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, यहां से यह स्पष्ट होता है, यहां से यह स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि संबंध ए क्रॉस बी, मतलब ए गुणे बी या कार्तीय गुणन, ठीक है ना, अर्थात कार्तीय गुणन से छोटा या बराबर होता है। ठीक है ना भाई? यहां समझना, मैंने कहा भाई ये क्या बता रहा है, संबंध क्या होता है, इस चीज को समझो। ये गणितीय भाषा आ गया आपका। मतलब ये है कि जो संबंध होता है वो हमेशा कार्तीय गुणन के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी होता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? वही उसी बात को मैंने यहाँ लिख भी दिया कि यहां से यह स्पष्ट होता है कि संबंध ए क्रॉस बी अर्थात कार्तीय गुणन से छोटा या बराबर होता है। ये बातें क्लियर हुआ नहीं ना? चलो मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास वही चीज है, हमारे पास दो समुच्चय ए कामा बी, मैं वही फिर से ले रहा हूं, बी जो है वह 1 कामा 2 है। अगर मैं इसका कार्तीय गुणन करूं ए क्रॉस बी मैं करूं तो क्या होगा, ए कामा 1 होगा, बी कामा 1 होगा, फिर उसके बाद ए कामा 2 होगा, फिर बी कामा 2 होगा। ये हमारा कार्तीय गुणन हो गया। अब इससे मैं समुच्चय बनाऊं, सॉरी संबंध बनाऊं, यहां पर मैं संबंध बना रहा हूं। अब यहां पर ध्यान से देखना, बी तो ए हो गया, बी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब यहां पर मेरे पास दो केस बनते हैं। पहला केस ये है कि ए 1 से कनेक्ट हो गया, ए 2 से कनेक्ट हो गया, बी 1 से कनेक्ट हो गया, बी 2 से कनेक्ट हो गया। तो अगर तुम संबंध को यहां पर तुम लिखते हो तो लिखो एक किससे कनेक्ट है उसको लिखो, ए 1 से कनेक्ट है, ए 2 से कनेक्ट है, ए 1 से कनेक्ट है, ए 2 से कनेक्ट है, ये हो गया। बी 1 से कनेक्ट है, बी 1 से कनेक्ट है, बी यहाँ 2 से कनेक्ट है। हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा देखना ये जो संबंध है और ये जो कार्तीय गुणन है ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? देखो ना, ए कामा 1, ए कामा 1, ए कामा 2, ए कामा 2, बी कामा 1, बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा 2, है कि नहीं है? तो यहाँ दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? हुए ना, बिल्कुल। और अगर मैं चाहूं, ये तो मेरे पास तब पूरा मैंने बना दिया, अगर मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था ना भाई कि ए जो है, ए है, बी है, 1 है, 2 है, ए 2 से कनेक्ट हो गया, बी 1 से कनेक्ट हो गया। अब जब तुम यहाँ पर तुम ये दिखाओगे संबंध को कि ए जो है 2 से कनेक्ट है और बी जो है केवल 1 से कनेक्ट है, तो आप बताओ ये जो है उप समुच्चय क्या होता है? मैंने बेसिक में बताया था, छोटा समुच्चय ही उप समुच्चय होता है ना। अब देखो ये जो संबंध है वह कार्तीय गुणन से छोटा है कि नहीं है? है। तो वही तो मैंने बताया कि संबंध हमारा हमेशा
हमेशा कार्तीय गुणन से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है, या बराबर होता है, बड़ा नहीं हो सकता कभी। इस बात को समझ में आ गया? तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं A to Z। कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे भाई? चलिए ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ ए जो है इंपॉर्टेंट कुछ बात है, इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? ए जो है दो से संबंधित है ना। ए यहां लिखेंगे ए संबंधित है दो से, ए संबंधित है दो से। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AR2 का मतलब ये हुआ कि ए दो से संबंधित है। फिर अगर बी ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं BR1, मतलब ये हुआ कि बी एक से संबंधित है। अगर संबंधित है तो ऐसे लिखेंगे, अगर नहीं रहता तो हम ऐसे लिख देंगे कि बी एक से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगर संबंधित है तो ऐसे, अगर नहीं है तो ऐसे लिखते हैं संबंध में। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्लियर है ना? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूं और उसके पूरा कोशिश करेंगे जवाब देने का, है ना भाई? बिल्कुल। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा संबंध कंप्लीट हो जाता है। अब अगला जो क्लास होगा उस क्लास में मैं आप लोगों को संबंधों के प्रकार के बारे में मैं बताऊंगा कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, किस तरीके के होते हैं। ये सारे चीज वगैरह वगैरह अगली क्लास में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो ये आज की क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना भाई? और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि हर कोई आराम से पढ़ सके, समझ सके। जिस गणित को देख करके लोगों को डर लगता है वो डर खत्म हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी को।